Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing very good. I am Umrah Hamid from Desert Rose Psychics, and now today it is our second lecture about basic concepts of organic chemistry. Our last lecture was all about chemical bonds, localization, delocalization, and its types. And the last lecture was ended at a question about hyperconjugation. Today we will discuss what is hyperconjugation, what are its some examples, and also its effects, stability, and bond length. Hope you have enjoyed the last video. If you have any queries about that topic, you can ask any question related to it. Now let's start our new topic, that is hyperconjugation. We have already discussed hyperconjugation a little bit in the third type of delocalization, where we have studied about the sigma bond in conjugation with some double bonds or triple bonds. Now this is all about the sigma bonds, its conjugation with double bonds and single bonds. Let's start our topic, that is hyperconjugation. So obviously, starting with the definition, which is very simple and very easy, that the conjugation system in which sigma electrons of carbon and hydrogen, that is a single bond obviously, are in conjugation with pi electrons of an unsaturated system, that means it is in conjugation with a double bond or a triple bond or with p orbital, is known as hyperconjugation. Now हाइपर जो है, हाइपर से मुराद कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपके पास कोई भी चीज़ हद से तजावुज़ कर जाती है, यानी ज़्यादती हो जाती है किसी चीज़ की, हाइपर हो जाता है वो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब थोड़ा सा आसानी के लिए इस तरह से आपको समझा देते हैं कि हाइपर का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम में किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, यानी किसी चीज़ का अपनी मिकदार से बढ़ जाना या उसका ख़ुद से एक्सीड कर देना, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाना। अब यहाँ पे इससे भी सेम ही एग्जाम्पल है और सेम ही बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे सिस्टम्स में पाई जाएगी जहाँ पे आपके पास कॉन्जुगेशन में जो है वो सिग्मा बॉन्ड, यानी एक सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, और वो जो सिंगल और डबल बॉन्ड हैं, दे कैन इंटरचेंज देयर स्पेसेस, दे कैन डीलोकलाइज ईजीली। ऐसे बॉन्ड्स में आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट होगी। अब बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो करती क्या है और होती क्यों है, अभी हम इस एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वो बेसिकली प्रोपाइलीन की दी हुई है, और वो हम ऑलरेडी लास्ट रिएक्शंस में और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इसको बड़ा अच्छा डिटेल में किया था, लेकिन स्टिल चूँकि हाइपर कॉन्जुगेशन की एक बेसिक और बेहतरीन एग्जांपल है तो इसको हम दोबारा से करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे प्रोपाइलीन है, जहाँ पे आपके पास कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है, वहाँ पे कार्बन एटम जो है वो अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को उठाता है और उसको शिफ्ट करता है, डीलोकलाइज करता है टूवर्ड्स द सेकंड कार्बन। लेकिन चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और उसको अपनी वैलेंसी मेंटेन करनी है, तो वो अपनी वैलेंसी मेंटेन करने के लिए जो सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान का बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर देगा इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और इन फॉर्म ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड द थर्ड कार्बन। और एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे हाइड्रोजन चूँकि शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज की सूरत में निकल कर रिएक्शन सिस्टम के अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन इसके दरमियान, इसके और कार्बन के दरमियान कोई भी बॉन्ड बज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आएगा। अब यही सिचुएशन, चूँकि यहाँ पे 3 फ्री हाइड्रोजन्स हैं, एक कार्बन के साथ 3 फ्री हाइड्रोजन्स हैं और वो तीनों हाइड्रोजन्स कॉन्जुगेशन में हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं और 3 ही सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। और इस सूरत हाल में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगी, और जो तीनों हाइड्रोजन्स अटैच हैं कार्बन के साथ, वो 1 बाय 1 हमें जो है वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देंगी और तीनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे। और इसका जो मेजर फ़ायदा है वो हम आगे स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे कि ये जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब किसी भी चीज़ की जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो किसी भी अगर एक स्ट्रक्चर के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा जी, तो अब हमने डेफिनेशन और एक एग्जांपल जो है वो हमने बड़ी अच्छे तरीके से देख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन की। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट how actually does the sigma bond or the pi bond works.
अब क्या है कि एक्सप्लेनेशन में इसके बड़े आसान से पॉइंट्स हैं कि एज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड कार्बन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के पास चूँकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमेशा जो है वो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इसी फिनोमेना को जो है वो क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे कि अगर जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे अभी हमने पीछे प्रोपाइलीन की एग्जांपल देखी और वहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने थे, तो उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं था, बज़ाहिर नज़र आने वाला कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन स्टिल हाइड्रोजन वॉज प्रेजेंट इन द सिस्टम। दैट्स वाई, चूँकि उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं था, इसलिए इस तरह की रेजोनेंस को, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस सिस्टम्स या हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। ठीक है, तो अब नो बॉन्ड की वजह यही है कि चूंकि हाइड्रोजन सिस्टम में प्रेजेंट है और हमारे पास कार्बन के ऊपर जो थर्ड कार्बन था वहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और वो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चार्ज जो है और हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ नॉट सच स्टेबल, वो इतना स्टेबल नहीं है, बहुत देर तक रहने वाला नहीं है कि वो बहुत देर तक रहेगा और हम जो है वो उसको सिस्टम को ऐसे ही चला सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम वो बॉन्ड दोबारा अपनी आप को डीलोकलाइज करेगा और वो सेकेंड से थर्ड से सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो सेकंड वाले कार्बन के पास बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन विल गेन इट्स ओन पोजीशन, जो पोजीशन उसकी ऑलरेडी पहले मौजूद थी। यही इसी फिनोमेना को डीलोकलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी फिनोमेना को आप जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का किसी भी बॉन्ड के ऊपर, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का जो टॉपिक था या जो फिनोमेना है, जब ये डेवलप हुआ तो इसने किस चीज़ को सबसे पहले एक्सप्लेन किया या किस चीज़ के ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट किया, दैट वाज बॉन्ड लेंथ। यानी किसी भी बॉन्ड की लेंथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोकलाइजेशन हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब जो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे वो मिथाइल एसिटाइलिन की है। अब मिथाइल एसिटाइलिन में क्या होता है कि हम बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो मिथाइल एसिटाइलिन में बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.46 है, जबकि आपके पास जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, और ये इसी तरह अगर आप डबल बॉन्ड की बात करें तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.38 है। लेकिन इन केस ऑफ एसिटाइलिन, चूँकि हम बार बार कह रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन हो रही है, इंटरचेंजेबल हैं, वो बॉन्ड जो हैं वो इंटरशिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल हैं, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे पास। तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो लाई करती है बिटवीन द टू लेंथ्स। ना तो वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ना वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, वो क्या कर रही है कि वो उन दोनों के दरमियान में लाई कर रही है कहीं पे, और वो किसके बराबर है, वो 1.46 के बराबर है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इम्पैक्ट है कि यही इम्पैक्ट है कि बार बार अगर ये डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बार डीलोकलाइजेशन से इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती हैं। जब वो सिंगल से डबल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ और होगी, जब वो डबल से सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ और होगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है कि जब भी ये इंटरचेंजेबल हैं, वाइस वर्सा, इधर इट इज़ कन्वर्टेबल फ्रॉम सिंगल टू डबल बॉन्ड और फ्रॉम डबल टू सिंगल बॉन्ड, बोथ केसेस में हमारे पास इसके जो भी बॉन्ड लेंथ है दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन या मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या है कि पहले भी हमने कहा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, और उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर अच्छी खासी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब क्या है कि इफ़ देयर आर मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन इट हैज़ हायर स्टेबिलिटी। और इस बात का क्या मतलब है, इस बात का यही मतलब है
कि अगर आपके पास ज़्यादा हाइपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अब किस बेसिस पे बनेंगे? वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे फ्री हाइड्रोजन्स की बेसिस के ऊपर। अब वो फ्री हाइड्रोजन्स क्या हैं? हम नीचे 2 एग्जांपल्स हैं, उन 2 एग्जांपल्स के साथ इसको आराम से कोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल इज़ 1-ब्यूटीन एंड द अदर वन इज़ आइसोब्यूटीन. Now, in case of 1-butene, there are 2 hydrogen atoms that are involved in hyperconjugation, because the second carbon, the carbon number 2, it is in conjugation with carbon number 3. So there are only 2 hydrogen atoms that are involved in hyperconjugation. और अगर 2 ही हाइड्रोजन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो कॉन्जुगेशन के बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 ही पॉसिबल हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन्स के साथ एक एक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो 2 ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 स्ट्रक्चर्स कम हैं, तो ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आइसोब्यूटीन। अगर हम आइसोब्यूटीन की बात करते हैं तो हमारे पास आइसोब्यूटीन के अंदर 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, 2 कार्बन्स हैं और दोनों कार्बन्स इक्वली 6 हाइड्रोजन्स को अलाउ करते हैं कि वो 6 हाइड्रोजन्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके हाइपर कॉन्जुगेशन करती जाएं और 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती जाएं। अब 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिस चीज़ की, वो उतना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन को जो है वो होल्ड कर सकता है, ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स दे रहा है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स दे रहा है, इसलिए ज़्यादा जो है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। दैट इज़ वाई 1-ब्यूटीन इज़ लेस स्टेबल दैन आइसोब्यूटीन, बिकॉज आइसोब्यूटीन हैज़ 6 हाइड्रोजन एटम्स दैट विल फॉर्म 6 रेजोनेटिंग और 6 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल है, और जितनी ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन्स हैं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स हैं उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में यहीं तक था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप कोई भी सवाल रिलेटेड पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट का टॉपिक करेंगे, और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। होप सो कि आपको जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हो गया होगा, और ये जो है उम्मीद है कि आपको आपके कोर्स वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। So thank you so much for watching the video. Please like the video and subscribe the channel and press the bell icon to get more related and informative content. Thank you.